इस बार का यूपीएससी का पेपर देखा, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर इन 7 to 8 ईयर। इस बार यूपीएससी वालों ने कहा तुम्हें सब कुछ आता होगा फिर भी तुम्हें आंसर नहीं लगाने देंगे। तो यूपीएससी ने हॉराइजन और एक्सपेंड कर दिया है, सीधे सीधे क्वेश्चन है। बच्चों ने स्क्रीनशॉट भी लेके भेज दिया। इस बार लगभग 53 से 55 क्वेश्चन जो मैंने डायनेमो स्टैटिक शुरू किया था वहां से, फिल्म्स में मुझे डर खत्म हो गया। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आएगा, दिमाग से निकाल के फेंक दो। ये लास्ट ईयर उन्होंने खत्म कर दिया था। क्लास को किसी भी हालत में मत छोड़ो 1 महीने तक कि अगर आप आईएएस ऑफिसर होते। चलिए शुरू करते हैं फिर हम लोग। इस बार का यूपीएससी का पेपर देखा, किसने किसने सौभाग्य प्राप्त किया यूपीएससी का पेपर देखने का? कैसा लगा? अच्छा था? जिन्होंने दिया उनसे पूछो कैसा था, उनसे पूछ के एक बार आओ यूपीएससी का इस बार पेपर कैसा था। हमारी हालत खराब हो गई। वन ऑफ द टफेस्ट पेपर इन 7 to 8 ईयर। तो वेलकम टू द क्लब, क्योंकि इस बार आज तक मैंने भी 3 कथन वाले क्वेश्चन नहीं देखे थे। ठीक है, अभी तक तो हमारी हालत खराब थी कि 1 कथन 2 कथन में ही पसीने आ जाते थे। इस बार यूपीएससी वालों ने कहा तुम्हें सब कुछ आता होगा फिर भी तुम्हें आंसर नहीं लगाने देंगे, चाहे जो हो जाए। और सारा पेपर ऐसा लग रहा है सिर्फ स्टेटमेंट बेस, स्टेटमेंट बेस, स्टेटमेंट बेस, कोई जैसे लूडो खेल रहा हो। इकोनॉमिक्स में भी शेयर मार्केट पूछा जा रहा है, मतलब जो यूज करता होगा वही शायद वो टर्मिनोलॉजी यूज कर पाएगा। सब डिमांड सप्लाई की ऐसी तैसी करके रख दी, सब कुछ खत्म। शेयर मार्केट, बाई बैक, शेयर कैसे खरीदा जाएगा, डिबेंचर क्या होगा, कंपनी के पोर्टफोलियो पढ़ने पड़ेंगे अब आप लोगों को। तो यूपीएससी ने हॉराइजन और एक्सपेंड कर दिया है, राइट। लेकिन अच्छी बात ये रही है, जो बहुत एक अच्छा लगा, कि जो हमारे स्टूडेंट ने जो फीडबैक दिया, हम लोगों ने जो काम किया, जैसे याद होगा कि मैंने लास्ट संडे यानी एग्जाम से जस्ट 1 हफ्ते पहले मैंने मैराथन लिया था, और बहुत खुशी होगी कि मतलब वहां पर सीधे सीधे क्वेश्चन आए। बच्चों ने स्क्रीनशॉट भी लेके भेज दिया डायरेक्टली, जैसे उसी दिन पढ़ा रहा था ना ट्रेड डिफिसिट टर्म नंबर 21, तो सीधे सीधे क्वेश्चन आया है यहाँ पर जो है। और सिलेक्शन वाली क्लास से जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो साइक्लिक इकोनॉमी तुम लोगों को पढ़ा रहा था, याद होगा ये चक्र, तो ये सब चीजें कि कैसे इनकम होती है, कंजप्शन होता है, सबको पढ़ाया था ना। सीधे सीधे क्वेश्चन आए हैं। तो आप लोगों से भी मुझे उम्मीद है कि जो लोग आप लोग क्लास में पढ़े, तो आप लोग पीवाईक्यू इस बार का पेपर मैंने क्लास में शेयर भी कर दिया है, आप लोग क्लास से उसको अटैच करिए कि कहाँ कहाँ क्लास से आया हुआ है। ये हमारे स्टूडेंट ने मुझे भेजा, डेट भी बता दी कि 18 मई को आपने लिया था और वहां से 8 क्वेश्चन आए, तो 200 वर्ड कराया था। तो अभी हम लोगों को भी समझ में आया कि इस बार जो, जैसा मुझे अंदाजा भी था, समय कम था फिर भी अपना जितना बेस्ट मैं कर सकता था किया। नाटमो से सीधे सीधे क्वेश्चन आए, सीधे, और बहुत प्यारे क्वेश्चन है। मैं आप लोगों से कहूंगा कि इस बार का पेपर आप बार बार पढ़ो, क्योंकि ये पेपर जो है वो एक लाइन ड्रॉ कर दिया इसने। तो अगले 2-3 सालों तक आपको इसी तरह के जो है तनाव को झेलना पड़ेगा, राइट। सो इसी तरह के तनाव को झेलना पड़ेगा और इस तरह से चीजें आपको करनी पड़ेंगी। तो लगातार उसने मुझे बहुत अच्छे, मतलब कैपिटल अकाउंट आया, बॉन्ड डिबेंचर का क्वेश्चन आया। तो ये जो मैंने टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी वहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, और मुझे उम्मीद भी थी कि यहां से क्वेश्चन आएगा। तो आई ट्राई हार्ड। मैंने कहा भी था अगर 3 भी क्वेश्चन मेरे फंस जाए तो मेरा तो जीवन धन्य है, लेकिन खैर टोटल इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन फंसे। जितने लिमिटेड टाइम में पढ़ा सकता था मैंने पढ़ाया। तो आप लोग भी सिंपल सी कुछ चीजें, फंडामेंटल स्ट्रैटेजी लिख लीजिए। तो पहली बार इस बार लगभग 53 से 55 क्वेश्चन जो मैंने डायनेमो स्टैटिक शुरू किया था वहां से है। तो पहली बात याद रख ली, अगर आपको सक्सेस पाना है, ठीक है, तो इस बार के पेपर में ऐसी हालत थी कि जो 3 कथन थे ना, तो 2 लग रहा था क्लास में पढ़ाया हुआ, 1 मेरे से भी छूट गया। स्टूडेंट की तो हालत खराब होनी थी, मतलब आता हुआ क्वेश्चन वो असेंबल नहीं कर सकता। और उसमें भी ऐसे नहीं पूछा था कि कौन सा सही है, उसमें भी उन्होंने ऑप्शन के अंदर, मतलब इस बार एक क्वेश्चन के अंदर 8-8 क्वेश्चन डाले थे उन्होंने। इसके बाद भी कह रहे हैं कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 सही है, लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है वो फर्स्ट का सही व्याख्या। मतलब क्या करना चाह रहे हो? हाथ पैर लोगों के कांप गए। पेपर सॉल्व करने के बाद मैंने 2 सिलेक्टेड कैंडिडेट को भेजा, मैंने कहा इसको वेरीफाई कर लो। 1 घंटा उनको लग गया वेरीफाई करने में। बोले सर कुछ क्वेश्चन में बहुत डाउट हो रहा है मुझे भी। ये हालत है इस बार के पेपर की सबसे खास बात है। तो पेपर के बारे में कुछ चीजें जान लो कि हमें जो मैं पूरी स्ट्रैटेजी जो हमने कई महीनों से काम किया, अगर तुम्हें सेलेक्ट होना है तो कुछ फ्रेम तैयार कर लो। और जो लोग 2026, 27, 28 में जा रहे हैं, यकीन मानो डिफिकल्टी लेवल कम नहीं होने जा रहा है। यूपीएससी के पास 2 पासे हैं, वो तुम्हें ऐसे नचा रहा है कि तुम पागल हो जाओगे। लास्ट ईयर सीसैट में सबको खत्म कर दिया, इस बार सीसैट इजी कर दिया तो जीएस मार दिया। क्वेश्चन इजी रखे तो ऑप्शन कठिन कर दिया। बहुत मुश्किल हो रहा था असेंबल करना, मतलब ये लग रहा था कि हाँ ये इंफॉर्मेशन इतनी लार्ज कर दी, वो 100 क्वेश्चन थे ही नहीं एक्चुअली में। इट वॉज नियर टू द 300 क्वेश्चन। बहुत मतलब
पूरी जानकारी इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। तो चलो भाई, जिनको 2026-27 देना है वो कुछ स्ट्रैटेजी अपनी जरूर ध्यान रखेंगे। स्ट्रैटेजी बता दे रहा हूं, इसको लिख लो और ध्यान से समझ लो, इसको इस तरह से यूज करना, चाहे 2026 या 2027 या 2028, ठीक है, चाहे आप गुरुकुल में हो और या जीरो टू हीरो में हो, ध्यान से समझ लो, अपने माइंडसेट को चेंज करो। सबसे पहले, सुबह कितने लोगों ने मेरी क्लास ली? 9 बजे जो मैंने क्लास की थी। बाकी लोग क्यों नहीं क्लास लेते हैं भाई? क्लास कैसी थी सुबह की, जो टाइम मैनेजमेंट और शेड्यूल की क्लास थी? कितने लोगों ने क्लास की? प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं मैं, पहुंचा जहां तक आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्या पढ़ना है, कैलेंडर। अब कैलेंडर मेथड, आज पूरे दिन भर कैलेंडर बनाओ। तुम लोग तो लकी हो, मेरे सामने हो, वो प्रिंट लेके दोबारा पूछो मुझसे। मैंने 4 सैंपल भी दिए, मिल गए 4 सैंपल, ठीक है, उसके नीचे ही है, डाउनलोड कर लो, उसका प्रिंट ले लो, या आप अपने जो है वो कैलेंडर का प्रिंट स्क्रीनशॉट लेके उसको निकाल लो। सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट में कितने दिन है मेरे पास, उसको डिसाइड कर लो। तो जितने भी लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर वो क्लास नहीं देखी, जितने लोगों ने नहीं देखी, थैंक यू सो मच, क्योंकि अगर देख लेते तो फिर तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाता। अब जैसे इसमें ध्यान यंत्र देने जा रहा हूं, मेडिटेशन कैसे करना है, आज मैंने आपको बताया कि यूपीएससी आईएएस बनना है, आईएएस बनना है। आज जब मैंने वो पॉइंट्स लिखे तो समझ में आया कि इसको कैसे हमें 360 दिन में या 700 दिन में इतना कुछ मैनेज करना है, इतना कुछ मैनेज करना है। इसमें तो आधी बातें दिमाग में नहीं रही होंगी कि कब करें, ऑप्शनल कब करें। अब अभी तो ये अंगड़ाई, आज पहले दिन तो अभी तो मैंने सिर्फ आपको छेड़ा है। अब इसमें डेली के डेली मैं टारगेट्स देता चला जाऊंगा। तो जैसे आज मैंने आपको इंडियन सोसाइटी, आज हम शुरू कर रहे हैं 1:30 बजे से, तो 1:30 बजे से अभी आप लोगों को बुकलेट मिल गई है, ठीक है, अभी थोड़ी देर में प्रिंट होके आ जाएगी। उसमें मैंने 1:5 का मेथड यूज किया है, यानी एक पर्टिकुलर टॉपिक्स पे आज मैं सिलेबस और पीवाईक्यू डिस्कस करूंगा और वहां से 1:5 का मेथड लेकर आ रहा हूं मैं। प्रीलिम्स में मुझे डर खत्म हो गया। प्रीलिम्स हमने जो किया है वो, जो ये हमारा यहां हम लोग जो कर रहे हैं आरएफआर, वो आपके पीआईक्यू के लिए बिल्कुल सफिशियंट है। तो अब जरा थोड़ी सी चीजें लिख लो, ये 1:5 मेथड में आपको बुकलेट थोड़ी देर में मिल जाएगी। यानी हर एक डायमेंशन के 5 डायमेंशन क्वेश्चन मैंने क्रिएट किए, आंसर दिए हैं। अगर आप उतना कर लेते हैं तो किसी भी एक टॉपिक के 5 डायमेंशन आप कवर होंगे। आपने इस पेपर से क्या सीखा इस बार के पीवाईक्यू से, इस बार जो आपका प्रीलिम्स हुआ है, क्या चीज सीखी, ध्यान से समझिए। आपने एक सीखा कि एक क्वेश्चन एब्सोल्यूट नहीं आता। अगर तुम सोच रहे हो कि महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आएगा, दिमाग से निकाल के फेंक दो। आपने देखा कि कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत डेप्थ में लेकर जा रहे हैं और वो लगातार 3 स्टेटमेंट के क्वेश्चन दे रहे हैं। स्टेटमेंट 3 थे लेकिन उसके कॉम्बिनेशन 4 थे। नोटिस करके देखना, मतलब मुझे इस कॉम्बिनेशन में भी, और आंसर भी एब्स्ट्रैक्ट था, आप एलिमिनेट कर ही नहीं सकते। आंसर क्या दे रहे हैं, कोई 2, कोई 3, कोई 1। अब कोई एक में कौन सा एक, जब तक तुम्हें एब्सोल्यूट आंसर नहीं पता होगा आप उसमें टिक नहीं मार सकते। कोई 2 सही है इसमें, ये भी नहीं कह रहे हैं कि पहला और चौथा सही है, अंदाजे से लगा लो कि भाई ये तीसरा वाला गलत है, जहां तीसरा कॉम्बिनेशन है। इसको एलिमिनेशन टेक्निक कहते थे। 10-12 क्वेश्चन ऐसे ही हो जाते थे कि क्या गलत है, उस ऑप्शन से निकाल दो कि तीसरा वाला गलत है, श्योर शॉर्ट है, तो कहां कहां 3 नहीं है, ये बच गया, ये मेरा है। इन्होंने वो सब सिस्टम ही खत्म कर दिया। ये लास्ट ईयर उन्होंने खत्म कर दिया था। तो प्रीलिम्स फाइटर बुक हमने इसी बेसिस पे बनाई थी। अब इन्होंने क्या सिंपल सा कर दिया है कि भाई साहब कोई 2, अब 2 मतलब जब तुम्हें एग्जैक्टली 2 पता होगा, एग्जैक्ट, तभी तुम उसका टिक लगा पाओगे। कोई 3, इस बार का पेपर ध्यान से ऑप्शन पढ़ना, ठीक है, एसपी सर ने आज पीवाईक्यू कराया होगा, तो आप उनके साथ जरूर जुड़ो और सीखो। ये मेरे साथ उस दिन मैंने पूरा पेपर डिस्कशन जब किया था तो यही बात हुई थी। तो मैं 1:5 रेशियो पे इसको लेकर आ रहा हूं। आंसर राइटिंग हम शुरू कर देंगे आज। जो मैंने यहां पर इस वाली क्लास को किसी भी हालत में मत छोड़ो, 1 महीने तक, ठीक है, किसी भी हालत में मत छोड़ो, ज्वाइन कर लो अपने लिए, ठीक है। सुबह सुबह क्लास होती है यहां, क्लास टाइम से आने से पहले एक बार उसको ऑनलाइन ज्वाइन कर लो। इस क्लास को एनी हाउ करो, जो मेथड बता रहा हूं 1 महीने फोकस होकर अपना 2 साल का पूरा टाइम टेबल इसी 1 महीने में तैयार कर लो। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिलेबस, माइक्रो टॉपिक, एक दिन का हिसाब। मैंने तुमसे कहा जिसके पास 1 दिन का मास्टरी है वो यूपीएससी में विजेता है। जो ये सोच रहा है 2026-27 में एग्जाम देंगे, उसका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होना है। सो यू हैव टू फोकस ऑन ओनली वन थिंग, जैसे 1 डे, 1 दिन पर मुझे अपना सारा फोकस करके चलना है, राइट। अब कुछ चीजें मैं एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, उस कॉम्बिनेशन को लिख लो। ऐसी दवाई बता रहा हूं जो ठीक हो जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले पेपर को देख के क्या सीखा, 53 to 55% पेपर जो है, 55%, 55 क्वेश्चन जो है, दैट डायरेक्टली कम फ्रॉम द डायनेमोस्टैटिक। डायनेमोस्टैटिक, ये मैं लगातार चिल्ला रहा था 1 साल से, लोग ध्यान से नहीं देख रहे थे। डायनेमोस्टैटिक, डायनेमोस्टैटिक का मतलब होता है, आप लोग कहते हैं सर करंट अफेयर से पेपर आया था, नहीं, न्यूज यहां पर है, याद है,
जब मैंने सिलेक्शन वाली क्लास शुरू की थी, चौथी क्लास यूट्यूब पे पड़ी हुई है, जाके वेरीफाई कर लो, बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया। चौथी क्लास में मैंने बोला था, एक होमवर्क दिया था। कितने लोग थे उस क्लास में? वार्षणे कहां आज? अगर आप लोगों ने अक्टूबर मैंने शुरू किया था और चौथी क्लास यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है, फ्री, उसको जाके देख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट है महीने भर की। चौथी क्लास में होमवर्क दिया था कि अगर आप आईएएस ऑफिसर होते और आपके यहाँ वायु प्रदूषण बहुत बढ़ जाता तो आप उससे कैसे निपटते? याद आ रहा है किसी को? तो कई लोगों ने कहा ये करेंगे वो करेंगे, मैंने डांटा था और मैंने कहा था कृत्रिम वर्षा कराते, आर्टिफिशियल रेन कराते। ये एग्जैक्टली मैंने वहां वर्ड पढ़ाया, आप जाके यूट्यूब पे उसको चेक भी कर सकते हैं। एक महीने मैंने लोगों को समझाने के लिए डायनामो स्टडी क्या होता है, एक महीने क्लास फ्री कर दी थी। और इस बार अगर यूपीएससी का पेपर देखोगे, डायरेक्टली वो क्वेश्चन रखा हुआ है कृत्रिम वर्षा, और वहां पे मैंने होमवर्क दिया था कृत्रिम वर्षा कौन कौन से केमिकल से कराई जाती है, और डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आए हैं वो न्यूज़पेपर से नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि करंट अफेयर्स डायरेक्टली पूछ लिया, नहीं, जो मैंने एक चार्ट बना के दिया था हैबर बॉश मॉडल, जो इस बार सीमेंट वाला आया था, सीमेंट में ये मिलाया जाता है, डायरेक्टली वहां से आया हुआ है। लेकिन ये न्यूज नहीं है, ये न्यूज करंट अफेयर्स नहीं है। यहां आपको समझना पड़ेगा, न्यूज को उसने बेस बनाया है और सब्जेक्ट को उससे जोड़ दिया है। फॉर एग्जाम्पल हैबर बॉश मॉडल हिंदू में आया था, मैंने उसके क्वेश्चन बना के 10 दिए थे। मैं आपको दोबारा मैं भेज दूंगा आपको, मेरे पास प्रूफ रखा है डेट के हिसाब से। आपको याद होगा T4, मैंने सेट इस नाम से मैं जो है वो एक फ्लो चार्ट देता था डेली क्वेश्चन करने के लिए। तो उसमें ये न्यूज से डायरेक्टली उसमें उसने पूछा इसके अंदर के जो कंपोनेंट है वो क्या है, यानी इसने उठाया और उसको केमिस्ट्री से जोड़ दिया, यानी साइंस से जोड़ दिया कि इसमें सिलिका की क्या मात्रा, इसमें जो है क्ले क्या है, इसमें लाइमस्टोन की क्या जो है इसमें प्रोसेस होता है। यानी जब आप न्यूज़पेपर को उठाओगे और सब्जेक्ट से जोड़ दोगे तो आपको बोलते हैं डायनेमोस्टैटिक। इस बार के पेपर में डोमिनेंस ये रहा। जो चिप वाला क्वेश्चन उस दिन पढ़ाया था, उस दिन मैंने डाटा भी था यार, आज तुम लोग क्लास में नहीं, सर आज बहुत बोरिंग हो गया। डायरेक्टली क्वेश्चन रखा हुआ है, आप जाके क्लास चेक करो। याद है मैं जाना चिप के ऊपर की क्वांटम कंप्यूटिंग आ रही है, मैंने पूरा पढ़ाया था उस दिन, बहुत बोरिंग क्लास हुई थी क्योंकि साइंस पूरा था और डायरेक्टली क्वेश्चन वहां से है। आप जाके सिलेक्शन वाली क्लास का एक एक प्रूफ निकाल दो, गलत हो तो जो कहो हार जाऊंगा। तो सिंपल सा फंडा है डायनेमोस्टैटिक, पहली चीज, यानी इसको आदत बना लो। तो आज मैंने सुबह बोला है ना, सुबह सिखाया था, क्या सिखाया था? स्टैटिक प्लस डायनेमिक को बैलेंस करना है। डायनेमिक क्यों बैलेंस करना है? आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, ऑफिसर बनने जा रहे हो तो दो चीजें आज सिखाई थी। ऑफिसर, जब तक तुम अपना कैरेक्टर चेंज नहीं करोगे तब तक तुम्हें ये धारण नहीं होगा। मान लो कोई डरपोक सा आदमी है और उसको तुम एक ताकतवर तलवार पकड़ा दो। तुमने बाहुबली मूवी देखी है? तो बाहुबली में, बाहुबली 2, तो जब वो जाता है, क्या नाम है उसमें हीरोइन का, जो एक्ट्रेस है, वो जो उसका कैरेक्टर का क्या नाम था बाहुबली की, जो देवसेना। तो देवसेना के यहां महल में एक लड़का रहता था ना, राजकुमार टाइप का, जो झूठे मूठे तलवार हिलाता रहता था, इधर डरता रहता था। तो आपने नोटिस किया, उस कैरेक्टर को सीखो, वो कैरेक्टर एक्चुअली हमारा तुम्हारा कैरेक्टर है। कितने कितने लोगों ने मूवी देखी है बाहुबली? सभी लोग, देश के सभी लोगों ने देखी होगी। तो तुमने देखा होगा झूठी बातें करता रहता है, तलवार से शिकार नहीं कर पाता, और ये उसके पीछे खड़े होकर बाहुबली क्या करता है? शिकार करता है। तो बड़ा डरपोक सा होता है, ठीक है, और देवसेना से शादी वादी करना चाहता है। लेकिन फिर क्या होता है, जब बाहुबली उसके अंदर का लीडर जगाता है, यस यू कैन फाइट, तो वो क्या होता है, वो अपने प्राणों को भी देने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसके अंदर रियल कैरेक्टर जनरेट होता है। सो इस कहानी से एक चीज तुम सीख सकते हो कि जब तक हम अपना मनोभाव नहीं चेंज करेंगे, यानी अपने अंदर उस कैरेक्टर को लाएंगे नहीं, तो डरपोक टाइप का होता है, लड़ाई वड़ाई नहीं करना चाहता, झूठी झूठी बातें करता, देखा उसका कैरेक्टर। लेकिन लास्ट में जब उसको रियलाइज हो जाता है कि मैं राजा हूं और आई हैव टू बिहेव लाइक किंग, तो उसके अंदर जो वो पावर जनरेट हो जाती है। वो जो तलवार उठाने से डरता था, वो क्या होता है, रियल में फाइट करता है, राइट। तो आपको यहां समझना पड़ेगा कि इफ यू फील लाइक एन आईएएस ऑफिसर, कि भाई मुझे आईएएस बनना है, बट आप यहां पर क्या कर रहे हो, आप उस कैरेक्टर को हासिल नहीं कर रहे हो, तब तक आप कभी भी उसको नहीं जी पाओगे। इसको, ये जो इतना प्रेशर है, इसको डील ही नहीं कर पाओगे। सो दो चीजें मैंने आपको सुबह सिखाई थी, अलर्टनेस एंड अवेयरनेस। वो 99 रुपए की क्लास तुम्हारी लाइफ की सबसे चेंजिंग क्लास हो सकती है, क्योंकि पीछे से मैंने सारा बेस तैयार कर दिया। अभी थोड़ी देर में बुकलेट आ जाएगी, खुद ही देख लोगे कि सर रेडी है बिल्कुल। लेकिन आपका अगर टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, ज्यादातर मुझसे बच्चों ने कहा, मुझे मैसेज किया कि सर आपने अपना काम बखूबी किया, हमें यह भी पता है कि सीधे क्लास से क्वेश्चन आए, सर हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए इतने कम टाइम में, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन थी, हम उसको पचा नहीं पाए। हम पचा ले जाएंगे, हो जाएगा सिलेक्शन। इनोवेशन यहां तक है। तो आपको यह चीज समझना पड़ेगा कि डाइजेस्ट कैसे करना, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट सबसे जरूरी। यही टाइम आपके पास भी है, यही टाइम जो टॉपर होगा उस साल का उसके पास भी है।
अब आप लूज करते हैं तो आपकी गलती है, रिसोर्स भी है, टाइम भी है, आपका यूटिलाइजेशन मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। और मैनेजमेंट यूपीएससी में सिर्फ एक दिन या मैक्सिमम से मैक्सिमम एक वीक का होता है, इससे ऊपर कोई टाइम टेबल नहीं होता। अगर आप महीने का, साल का टाइम बना रहे हैं तो आप फेल होने के लिए रेडी हैं। मैं आपको एक महीने के अंदर बता सकता हूं कि आप पास नहीं होंगे या आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 1 डे और 1 वीक, इससे ऊपर कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। सो वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, क्योंकि ये जो 1 महीना आप मेरे साथ मेहनत करेंगे, आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मुझे कब, क्या, कितना, कैसे पढ़ना है। तो हम वो सब कुछ कर रहे हैं। इस 1 महीने में आप बिल्कुल परफेक्टली रेडी, बस उसको कैसे फिल करते जाना है, कैसे उसको एडजस्ट करना है, आप बहुत स्मूथली जो है एग्जाम निकाल ले जाएंगे। तो चलिए देखिए, ऑनलाइन वाले बच्चे कह रहे हैं आशुतोष वार्षणे, सब चिप सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन आए, वेरी गुड। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो पहली चीज हो गई मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से इसको उठा लो। और ये क्यों? अलर्टनेस और अवेयरनेस, ये 2 कैरेक्टर आपके अंदर होने चाहिए। सुबह उठकर अगर आपको ये चिंता नहीं होती है कि भाई मेरे देश में क्या हो रहा है, विश्व में भारत क्या इंटरेक्शन कर रहा है, आज मेरे यहां इकोनॉमी में क्या हुआ, आज मेरे यहां पॉलिटी में क्या हुआ, यकीन मानिए अगर ये पहला थॉट आपके अंदर नहीं आ रहा है, यू आर नॉट रेडी फॉर यूपीएससी। आप ये लिख लीजिए, यू आर नॉट रेडी फॉर यूपीएससी। अगर पहला थॉट सुबह उठ के ही आपको ये चिंता नहीं हो रही है कि मेरे देश में क्या हो रहा है, पूरे विश्व में क्या हो रहा है, हम सूचना युग में जी रहे हैं। आप कितनी ऐप डाउनलोड कर सकते हो यार, जहां पे न्यूज तुरंत नोटिफिकेशन आते रहते हैं। तो व्हाट्सएप और फेसबुक के नोटिफिकेशन तुम्हारे लिए कहां जरूरी है? तुम्हारे लिए जरूरी है कि जितने न्यूज़पेपर उनकी नोटिफिकेशन ऑन कर लो। हिंदू में क्या आया, फलाने में क्या, अगर तुम्हारे दिन का पहला घंटा इस चिंता में गुजर रहा है, इस थॉट प्रोसेस में गुजर रहा है, पहला गुण है, तुम्हें बता रहा हूं। अगर तुम वाकई में विजेता बनना चाहते हो तो देवसेना जब उसको जो वो पागल सा रोल करता है, बाहुबली, ठीक है, कि हम तो गरीब, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, तो वो ऐसे उसका हाथ पलट के देखती है, बोली ये हाथ जो है वो योद्धा के हैं, ये किसी किसान के हाथ नहीं है, ये योद्धा के हाथ हैं, मैं इन हाथों को पहचानती। बोले नहीं नहीं, मैं तो क्या, मैं तो गरीब आदमी हूं, ये है, और मैं तो तलवार चलाना भी नहीं जानती। लेकिन वो पकड़ लेती है, क्यों? क्योंकि वो ये देखती है कि योद्धा के हाथ कैसे होते हैं। इसी तरह तुम्हारा भी एक कैरेक्टर होता है। आईएएस बनना चाहते हो तो आईएएस का कैरेक्टर पहले धारण कर लो, राइट? तो आईएएस का कैरेक्टर जब धारण कर लोगे तो क्या होगा? सबसे पहला घंटा तुम्हारे दिन में निकलना, मेरी दुनिया में क्या हो रहा है, भारत कहां इंटरेक्शन कर रहा है, प्रधानमंत्री ने क्या स्टेटमेंट बोला, नीति आयोग के सम्मेलन में क्या बात रही, भारत पूरी दुनिया में क्या कर रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपने देखा कि दुनिया भर में भारत ने, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो हेडमास्टर हो गए भाई साहब। अभी तक होता था भारत में कोई कांड होता था, भारत के नेता आपस में लड़ते रहते, ऊट पटांग बयान दे, सबकी कमेटी बना के पूरी दुनिया में भेज दिया। शशि थरूर को बोला जाओ तुम अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हो, अमेरिका में बैठो, ठीक है। मुस्लिम देशों में जो है ओवैसी साहब को भेज दिया, जो हमेशा क्वेश्चन उठाते रहे, उनको भेज दिया, जाओ अब करो। संजय झा को भेज दिया, जाओ जापान में जाके बैठो। कर क्या रहे हो? बोले तुम सांसद हो भाई, तुम, ये राष्ट्र का मुद्दा है, ये आपस में पार्टियों का मुद्दा नहीं। हम बहुत दलगत पॉलिटिक्स में आ गए थे, हम एक दूसरे को ये पार्टी के खिलाफ, वो पार्टी के खिलाफ, उल्टा सीधा बोलते बोलते हम देश के खिलाफ बोल देते थे। सबकी कमेटी बनाई और बोले जाओ पूरी दुनिया में भारत का व्यू प्रेजेंट करो। अब तुम देश के खिलाफ कहां बोलोगे? अब तो तुम्हें देश की बात करनी है। सुप्रिया सुले को भेज दिया, सारे लीडर्स को भेजा। यही होती है अच्छी पॉलिटिक्स। सिखा दिया कि जब राष्ट्रीय मुद्दा यानी नेशनल इशू आता है तब कोई भी जो है विरोधी बातें नहीं की जाती। ये सारे विकसित देश करते थे, ये ब्रिटेन करता था, अमेरिका करता था, पूरी दुनिया में मारा पीटा, युद्ध किया और पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेज दिया। इधर युद्ध चल रहा है, इधर डेलीगेशन चल रहा है। भारत ये नहीं करता था। भारत का मीडिया, भारत के लोग फंसे रहते थे। मोदी जी ने कहा अच्छा रुको, लड़ाई हम कई फ्रंट पे लड़ते हैं, बॉर्डर पे थोड़ी लड़ाई होती है। सबको टीम बनाया। भारत के पास पहले पैसा ही नहीं हुआ करता था टिकट कटाने का, अब सबको उठा के भेजा है। बोले जाओ पूरी दुनिया में जाओ, लोगों से बात करो, सीखोगे भी और कम से कम भारत की छवि निकल कर आएगी। भारत देखो राष्ट्रीय मुद्दों पे विभाजित नहीं है। ये पाकिस्तान से लड़ाई थी, ये बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं थी, तृणमूल कांग्रेस की लड़ाई नहीं थी, ये भारत की लड़ाई है विदेशी शक्तियों से। और शशि थरूर बोले इतनी अंग्रेजी तुम्हारी अच्छी है, तुम्हारे नाम से इंग्लिश की क्लासेस चलती है, तो जाओ जरा ये अमेरिकन को अंग्रेजी ढंग से सिखाओ। क्या बंदा बोल कर आया है, पूरा सोशल मीडिया पे वायरल हो रखा है। ट्रम्प की ऐसी तैसी करके रख दी। उसी के देश में घुस के, बहरीन में जहां पर मुस्लिम पैथी है वहां पर घुसा दिया। ओवैसी साहब बैठ के वो पॉइंट्स बोल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ कि मजा आ रहा है। इसको बोलते हैं नेशनलिज्म। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, इसको लिखो। अब तुम्हारा काम है, जब तुम ये जागरूकता अंदर लेकर आओगे कि साहब मुझे ये कैसे करना है, तो मजा आएगा। देखो पूरा देश जागरूक, तो आपका पहला घंटा इस चिंता में होना चाहिए कि मेरे देश दुनिया में क्या हो रहा है। अगर तुम्हारे अंदर से ये फीलिंग आती है
तो वेलकम टू द यूपीएससी, वेलकम टू द यूपीएससी। यू आर रेडी फॉर, भाई साहब 83 के आसपास कट ऑफ मैंने घोषणा की है। मैंने बताया ना 83 +-2, इससे ऊपर नहीं जाए। इस बार इतनी निगेटिव मार्किंग हो रही कि बता रहे हैं तुम्हें, अच्छे अच्छे साफ हो जाएंगे इस बार, अच्छे अच्छे साफ हो जाएंगे। तो सोच के देखो 40-41 क्वेश्चन में जनरल का कट ऑफ निकल रहा है, ओबीसी एससी एसटी कहां जाएगा अंदाजा लगा के देखो। और 55% क्वेश्चन केवल तुम्हारी एक आदत तैयार कर रही है न्यूज़पेपर पढ़ने की, सोचने की। सोच के देखो प्रॉब्लम कहां है। प्रॉब्लम है तुम पढ़ते कम हो और परेशान ज्यादा रहते हो। यू आर नॉट, you just buy the books, you buy the notes, but you never try to fetch character। तो यूपीएससी में जाना है ना, तो यूपीएससी का कैरेक्टर भी सीख लो कि यूपीएससी का कैरेक्टर क्या है। आई मस्ट बी अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, राइट, पहली चीज। दूसरी चीज, इस बार के जो क्वेश्चन के कॉम्बिनेशंस थे वो बहुत ही कठिन थे। कोई नोट्स, कोई टीचर उसको पूरा नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना। तो इस कॉम्बिनेशन को पूरा करने के लिए यू हैव टू गो थ्रू क्वेश्चंस, ठीक है, गो थ्रू क्वेश्चंस। तो जो हमने आरएफआर आप लोगों के लिए 15,000 क्वेश्चन का बनाया है और 2026 के लिए 10,000 क्वेश्चन का, इसको अपनी लाइफ लाइन बना लो अगर तुम्हें वाकई में छंटना नहीं है पहले स्टेज से तो, ठीक है, गो विद दैट, गो विद दैट। और इस बार के एग्जाम ने हमें भी प्रूव कर दिया, तुम्हें भी प्रूव कर दिया, डायरेक्टली क्वेश्चन आए। बच्चों ने, मैंने शेयर भी किया है, नोट से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सब कुछ उन्होंने, विक्रमादित्य का क्वेश्चन, उपाधियों का क्वेश्चन, चोल साम्राज्य का क्वेश्चन, सब कुछ नोट्स के अंदर है जो आप लोग करने जा रहे हैं आरएफआर में। बाकायदा उसने घेर के निशान बना के भेज दिया कि सर यहां से इस पेज से क्वेश्चन आए हैं डायरेक्टली। तो आपको बस अब ये 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी, लेकिन अब आपको प्रैक्टिस में ऐड ऑन क्या करना है, सुपर नोट्स क्या बनाने हैं। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जो डाटा नहीं है तुम्हारे पास, उसको चेंज करना है। यानी आपको सबसे बड़ी स्किल सीख रही है नोट्स बनाने की स्किल। तो जो उस दिन मैंने चार्ट दिया था कैसे थिंक करते हैं, आपको नोट्स उसी बेसिस पे बनाने हैं। अब अगर आप सुपर नोट्स नहीं बना पाओगे, सुपर नोट्स ऑर्गेनिक होते हैं, हमेशा ऐड ऑन हो। जो मैंने पीवाईक्यू में सिखाया था ना, 2 पेज एक टॉपिक के लिए छोड़ दो, यही तुम्हारा सक्सेस का बेस होगा। कल को फिर कोई नया टॉपिक मिला, उसमें ले जाके वहीं जोड़ दो। इस बार के जो स्टेटमेंट थे उन्होंने, और ये मत सोचो कि तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें हो सकता है इससे भी टफ पेपर मिले, हो सकता है 4 स्टेटमेंट कर दें। हाँ, कथन कारण के क्वेश्चन सबसे ज्यादा निगेटिव मार्किंग करते थे, हम मान के चलते थे 15-20 से ऊपर नहीं आएगा। इस बार उनको पेपर ही उसी बेस पे बना दिया, बोले 2 छोड़ो 3 ले लो। तो आप यूपीएससी या तो अगले साल सीसैट बहुत टफ करेगा, वहां मार देगा तुम्हें, या तो जीएस बहुत टफ करेगा, उसको खेलना है तुम्हारे साथ। पिछली बार सीसैट टफ हुआ था पूरे साल भर, सर सीसैट करा दीजिए, सीसैट करा दीजिए, सर जीएस हो जाएगा, करो करो पेपर। आता हुआ क्वेश्चन कॉम्बिनेशन नहीं सेट हो रहा था, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था पहला दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, हाँ, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट वो पहले स्टेटमेंट की सही व्याख्या है। अरे यार ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि पहले वाले में चिप की टेक्नोलॉजी पूछ रहा है, दूसरे वाले में कंपनी पूछ रहा है। फिर कह रहा है पहला दूसरा दोनों सही है और दोनों तीसरे की सही व्याख्या है। अरे यार अब क्या करें इसका। तो ये इंड तक जा रहा है, यानी कि वो पूरा पेपर, अगर मैं कहूं तो रीजनिंग का पेपर था, पूरा पेपर रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो सीसैट, उन्होंने कहा सीसैट वाले में सीसैट इजी करके जीएस में सीसैट घुसेड़ देंगे बेटा, लो करो। तो ये बेसिकली रीजनिंग के क्वेश्चन थे ये पूरे पूरे। तो आपको भी ये मिलेगा। तो अगली चीज है नोट्स बनाना सीखो, ऑर्गेनिक नोट्स आपके होने चाहिए। जितने भी आपको ना अब चुनने वाला बनना पड़ेगा। यहां से क्वेश्चन लगाओगे, जो कॉन्सेप्ट गलत हो रहे हैं उसको ले जाके नोट्स में डालोगे, छोड़ोगे नहीं, उसको ले जाके तुरंत नोट्स में लिखोगे। ये प्रोसेस आपका 1-2 साल चलेगा। आपके नोट्स में हर बात आएगी, हर चीज आएगी, और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है आपको इस तरह से तैयार करने पड़ेंगे। आप ये सोच रहे हैं कि एसपी सर मैं कोई ऐसी क्लास पढ़ा देंगे इसमें सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं हो पाएगा, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। और एक्चुअली में वो ये मेहनत करना चाहता है कि कोचिंग मार्गदर्शन दे, कंटेम्प्रोरी चीजें पढ़ाएं। देखो किसी कोचिंग में न्यूज़पेपर नहीं पढ़ाया जाता, डायनामोस्टैटिक नहीं पढ़ाया जाता, सबसे अच्छा काम तो वो यही करते हैं। पूरे टाइम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स चलती है, लास्ट में 15 दिन करंट अफेयर्स की क्लास चलती है। और हमने, याद होगा, हमने अक्टूबर से शुरू कर दिया था कि यही क्लास आपको बचाएगी, और वो प्रूव हो गया। अगर वो 1000 क्वेश्चन भी किसी के पास होंगे, वो बुकलेट, तो इस बार पेपर निकाल के देख लो, कट ऑफ केवल उसी बुकलेट से निकल रही है तुम्हारी, केवल उसी बुकलेट से तुम्हारा निकल रहा है। तुम्हें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, क्या साइंस, क्या
पॉलिटी का वो आर्टिकल 6 का क्वेश्चन, शेड्यूल 7 का क्वेश्चन, हंस रहा था मैं देख के। डंडा लेके उस दिन मैंने पीटा था तुम लोगों को कि तुम लोगों को याद नहीं, बेयर एक्ट खुलवाया था मैंने, बेयर एक्ट खोलो, बेयर एक्ट खोलो। जाके यूट्यूब पे सारी क्लासेस देख सकते हो, डंडा लेके घूम रहा था मैं। तो उसमें जहां जहां बच्चों ने ये तक बताया, सर उस दिन आपने पिटाई भी की थी जब आपने ये तक लोगों की मेमोरी में है, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया हुआ है। तो भले चाहे जैसा भी हो, सुपर नोट्स आपको बनाना सीखना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। इसके बाद नेक्स्ट, आपको गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के बहुत पास रहना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता चला आया हूं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से फंसे इस बार हमारे, कहां से? पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। जितने भी मैंने टॉपिक दिए 11 क्वेश्चन फंसे हैं। आप अगर पीआईबी का, जिसने 500 का भी कोर्स लिया होगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बैसेज बच्चों ने किया था, मैं सिर्फ 2 दिखाया, और दूसरा इकोनॉमिक सर्वे बोला था ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं दोनों से फंसे हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट की है भाई साहब, भर भर के क्वेश्चन आए इससे, और जो किताबों में देखने को, और इकोनॉमिक सर्वे, यस या नो? ये दोनों, आर्थिक सर्वेक्षण और ये, और जाके क्वेश्चन मिला लो। और मैंने कहा था क्वेश्चन यहां से आएंगे, तो ये दोनों गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट है। इसके बाद इंडिया ईयर बुक, योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन मंगाना, सब्सक्राइब कर लो। योजना और कुरुक्षेत्र हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, 22 रुपए की है योजना और कुरुक्षेत्र, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश रुपए में, 22 रुपए की। ये इन्वेस्टमेंट आपको होना चाहिए हर हालत में। इस बार मैं इसके क्वेश्चन ज्यादा नहीं रख पाया था, अब की रखूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास 10,000 क्वेश्चन की जो दीर्घा लांगनी थी, अब तो हो गया एक बार। सबसे बड़ा चैलेंज था लक्ष्मीकांत, बेयर एक्ट, पता नहीं कौन कौन से क्वेश्चन बनाना, पीआईबी कर लिया, इकोनॉमिक सर्वे कर लिया। इस बार मेरा टारगेट योजना और कुरुक्षेत्र है। इसके बाद तीसरी चीज होती है जो साइंस के टफ क्वेश्चन आपको जो लग रहे थे, साइंस के टफ, डिफेंस टेक्नोलॉजी खूब क्वेश्चन पूछा था, सोर्स बता देता हूं, साइंस रिपोर्टर, ये भी सीएसआईआर की मैगजीन है, गवर्नमेंट की पब्लिकेशन है, साइंस रिपोर्टर 30 रुपए की आती है। ये सब गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट हैं, लिख लो इन्हें। अगर ये अपने डेली रोजमर्रा में इसको नहीं शामिल करोगे, काम नहीं होगा। ये डायरेक्टली क्वेश्चन है, और मेंस के लिए तो ये ब्रह्म है, ब्रह्म है ये अपने आप में, ये पांचों मिलकर मेंस तुम्हारा निकलवा सकते हैं, इतनी ताकत रखते हैं। न्यूज़पेपर के साथ जोड़ लिया, ये हो जाएगा। इसके बाद आती है इंडिया ईयर बुक, लॉन्च हो गई है, भारत 2026 2027 जो तुम्हारा साल होगा, भारत। ये भी गवर्नमेंट का, प्रकाशन विभाग का है, ये सरकार का। इसके बाद आ जाओ डेली शेड्यूल में, डेली 2 चीजें आपने इस बार देखा। एक क्वेश्चन आया था जब मैं नाटमो पढ़ा रहा था, तो जब मैं ज्योग्राफी पढ़ा था, इंटरनेशनल डेट लाइन का क्वेश्चन कराया था, आईडीटी, कि मैंने याद है यहीं पे खड़ा होकर बोल रहा था, इधर जाओगे तो एक दिन आगे, इधर जाओगे, राम और रहीम का आंसर दिया था, आपकी कॉपी चेक करो। और इस बार आया हुआ है 2 जगहों के नाम दिए, बोला यहां पे यार एक दूसरा दिन है और यहां पर दूसरा दिन है। पेपर देखा इस बार, जाके देखो पेपर। तो बोल रहा है ये आखिर मुद्दा क्या है, कि वो कह रहा है मेरे यहां ये दिन है मंगलवार है, और ये कह रहा है मेरे यहां सोमवार है। वो क्वेश्चन किसका था? आईडीटी का। इस बार प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन कहां से आए सबसे ज्यादा, जो है वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से आए। अगर आप ध्यान से देखोगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से आए। मैंने इसका नाम दिया है HWC, याद है किसी को? हमारे गुरुकुल के और जीरो टू हीरो के हर बच्चे को पता होगा HWC क्या होता है। कितने लोग HWC जानते हैं? ईमानदारी से बताओ। हैंडल विद केयर, हैंडल विद केयर। जितने भी लोग 2 साल बाद एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए मैंडेटरी अपना पहले साल हैंडल विद केयर को स्ट्रॉन्ग करो। हैंडल विद केयर का मतलब होता है जो स्मॉल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं, आप उठा के पेपर देखो। बॉन्ड क्या है, डिबेंचर क्या है, प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है, यही तो क्वेश्चन है। कैपिटल अकाउंट किसे कहते हैं, हेज फंड क्या होता है, यही तो था। तो इसको बोलते हैं हैंडल विद केयर। तो स्मॉल कॉन्सेप्ट्स याद रखिएगा, जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उनके सारे स्मॉल कॉन्सेप्ट पहले साल आप इसकी मास्टरी करेंगे, पहले साल इसकी मास्टरी करेंगे। और आज जो ये मैं क्लास कर रहा हूं, ये वही है, ये वही है, इसी को कहते हैं, राइट, इसी को कहते हैं। ये फॉर्मूले लिखाए थे, याद है? किसने किसने वो क्लास की थी? मैंने डांटा भी था तुम लोगों को आके दोबारा, ठीक है, दोबारा आके डांटा था। अगर इसी में मिला लोगे, ये क्वेश्चन है, ये देखो,
रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई का क्वेश्चन आया था कि आरबीआई जब पैसा कमाना चाहती है तो कहां से कमाती है, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ, सब इसी में देख लो, सारा है। एसएलआर आया था सरकार इसमें ऑप्शन में, ओएमओ पढ़ाया था ना, सब क्वेश्चन है। बस इसको ओएमओ नहीं पूछा था, इसने पूछा आरबीआई जब पैसा कमाना चाहती है, आरबीआई जब पैसा कमाएगी तो वो कैसे कमाती है, तो क्या करेगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटी जी-सेक्स देगी, यहां पर लिखा हुआ था, ठीक है, या वो क्या करेगी? ओपन मार्केट ऑपरेशन से कमाएगी। उसी क्वेश्चन को उसने एक कहानी के रूप में रख दिया, राइट। इसके बाद तुम्हें डिफिसिट पढ़ाया था सारा, तो प्राइमरी डिफिसिट आया इस बार क्वेश्चन, तो इसको बोलते हैं, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं कैपिटल अकाउंट आया क्वेश्चन, देख रहे हो 17, 24। फाइनेंशियल कमीशन का क्वेश्चन आया, मैंने कितनी बार मैंने क्लास में पढ़ाया था फाइनेंशियल कमीशन से क्वेश्चन आएगा, आया कि नहीं आया इस बार? तो सिलेक्शन वाली क्लास तो अकेले अपने आप में अबूझमाड़ हो रखी थी, उसने तो धुआं कर दिया। अगर बात करें सबसे ज्यादा सक्सेसफुल क्लास रही, तो जब हम जैसे ये टर्म्स जो होते हैं इसको ध्यान से समझो, इसी को बोलते हैं हैंडल विद केयर, बड़े ध्यान से समझना इसको। अगर सक्सेस पानी है तो हर सब्जेक्ट का हैंडल विद केयर कर लो कि मुझे इस सब्जेक्ट को गवर्न कौन कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं इंडियन सोसाइटी पढ़ाने जा रहा हूं, तो हाँ चलो 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 इंडियन सोसाइटी पढ़ते हैं, तो सवाल है कि समाज क्या होता है? सोसाइटी, पहला क्वेश्चन तुम्हारी तरफ से आना चाहिए, सर समाज समझाओ, समाज है क्या, सोसाइटी है क्या? पहले तो सोसाइटी समझाओ। मैंने कहा वुमेन इंपावरमेंट, बोले सर ये बताओ, ठीक है इंपावरमेंट क्या होता है? तो जब तुम्हारे पास ये बेसिक, इसको बोलते हैं हैंडल विद केयर, एनसीईआरटी इसीलिए बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि वो छोटे छोटे शब्दों को सिखाती हैं। इस बार आइसोबार का क्वेश्चन आ गया 11th क्लास का, वो जो हाथ में किताब लेके दिखाया था, देख यार ये लाइन ऊपर नीचे जा रही है, जल और स्थल के तापमान में अंतर आता है, आइसोबार, आइसोबार, तुम्हें भी डांटा था मैंने कहा था बार बार बोले तो बताया था, यानी कि माइक्रो, एचजी, मरकरी, पारा, याद आ रहा है कि पारा जब ऊपर नीचे होता तो उसको प्रेशर नापते हैं, यहीं पे खड़े होकर सब सिखाया था। क्वेश्चन जाके देखो, पेपर उठा के देखो जो क्लास में बातें हुई थी। आप लोग मुझे फीडबैक तो दो कम से कम कि सर हाँ आपने इस क्लास में ये पढ़ाया था, तो मुझे भी अच्छा लगेगा इन बच्चों की तरह कि तुम लोग कम से कम अवेयर हो। तुम ना कोई रिप्लाई, ना अच्छे का रिप्लाई देते हो ना बुरे का रिप्लाई देते हो, तुम अपनी दुनिया में खुश हो, यहां एक अलग ही चल रहा है। तो सिंपल सा फंडा है, इसको बोलते हैं हैंडल विद केयर। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है, अगला जो तुम्हारा कुछ दिन बीतना चाहिए, हर सब्जेक्ट का HWC होना चाहिए। SWC, हैंडल विद केयर, हर टॉपिक का। ये बुकलेट तुम्हारे पास होनी चाहिए, मैं बना बना के दे रहा हूं, मैं पढ़ाऊंगा भी। आगे बढ़ने से पहले हम ये सारे 200 वर्ड खत्म करके आगे बढ़ेंगे। ये 200 वर्ड तुम्हारा बहुत काम कर देंगे, और इस बार के पेपर्स उठा के देखना, तुम्हें इसी में से बहुत ढेर सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। अब बेसिक कॉन्सेप्ट, इंडियन सोसाइटी का बेसिक कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट तो याद होगा, मैंने तुम लोगों को एक पढ़ाया था जब मैं PYQ करा रहा था। यार देखो एक राजा है, राजा किस डायनेस्टी से क्या है, मैंने एक फ्लो चार्ट बनवाया था, उसी को सुपर नोट्स बोलते हैं। PYQ से 3 क्वेश्चन फंसे हैं। ज्योति हमारे यहाँ एक स्टूडेंट बोली 7 क्वेश्चन फंसे हैं सर। मैंने कहा चलो 3 ही कम से कम डायरेक्टली दिखाई पड़ रहे हैं। पायान वाला क्वेश्चन, कौन सा विदेशी यात्री किसके समय आया, इस बार मिला कि नहीं मिला क्वेश्चन डायरेक्टली? किसको क्या उपाधि मिली है, कौन से इसके समय में जो दरबारी हुआ करते थे, डायरेक्टली क्वेश्चन है। तो अगर आप क्वेश्चन ध्यान से करोगे तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। बॉन्ड डिवेंचर का क्वेश्चन हमने PYQ में किया था, अगर आप लोगों को याद होगा, तो वो सुपर नोट्स आपको बनाना सीखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हैंडल विद केयर। तो अगर आपको अब UPSC क्रैक करना है, निगेटिव मार्किंग से बचना है, तो अगली चीज क्या है हमारे लिए? हैंडल विद केयर। इसको इंपॉर्टेंट बना लो। किसी भी सब्जेक्ट का कोर कॉन्सेप्ट निकालना है तुम्हें, हर सब्जेक्ट का। जैसे बेयर एक्ट, तो बेयर एक्ट पॉलिटी का कोर कॉन्सेप्ट है। आर्टिकल 1 में क्या है, शेड्यूल 1 में क्या है, शेड्यूल 12 में क्या है, 11 में क्या है, 10 में क्या है, कौन कौन से आर्टिकल किस किस को डील करते हैं, कौन कौन से पार्ट। सीधे सीधे वो वर्ड उठाना है, उसका सुपर नोट्स बना के हैंडल विद केयर करके खत्म करना है। सेम ज्योग्राफी में करना है। ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन आए, जैसे हमने IDT के बारे में, इंटरनेशनल डेट लाइन, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आया IDT का। तो आपको वो सारी चीजें मैनेज करनी है, क्लियर है? और मैप देखने की आदत डालनी, तो उसका हैंडल विद केयर आपके पास होना चाहिए। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसके बाद पर डे, अब ये ध्यान रख लो, पर डे आपके शेड्यूल में 2 चीजें, कम से कम 20 to 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लिख लो इसको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने चाहिए पर डे। शेड्यूल बना लो,
कम पढ़ो, क्वेश्चन ज्यादा करना है। पर डे 3 to 4 मेंस के क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस बना लिया, हाँ या ना? लिख लो अगर सक्सेस पानी है तो, बाकी कोई बात नहीं है। 90% लोग प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं। अब ये आप डिसाइड करोगे 90 में रहना है 10 में रहना है। डन? अब आ जाओ ऑप्शनल। कम से कम 2 बार पढ़ना पड़ेगा। कोशिश करिए जिस साल आपको एग्जाम देना है उससे 2 साल पहले आप इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। मेंस अगर क्वालिफाई करना है तो ऑप्शनल को दिल दिमाग में बिठा के बैठना है। कम से कम अगर लकी हैं कि जल्दी कर रहे हैं 26 में देना तो भी आप इसके लिए टाइम बढ़ा दीजिए। दूसरा तरीका इसके लिए टाइम बढ़ा दीजिए। ऑप्शनल को किसी भी हालत में दिसंबर तक फिनिश कर दीजिए अच्छे से, आंसर राइटिंग करके। कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए बहुत, जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस। ये आपको हर हालत में करना है। ऑप्शनल जिस साल आपको एग्जाम देना है उससे 2 साल पहले आप इसकी प्रिपरेशन कम से कम शुरू कर दीजिए। बी सेफ। और अगली चीज जो सभी के लिए, खासतौर पे हिंदी माध्यम वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हिंदी माध्यम के लिए, नहीं तो फिर चिल्लाएगा सर हिंदी माध्यम खत्म हो गया क्या? होना है उसको यार, बुरा लगेगा लेकिन सच्चाई है। हिंदी मीडियम के लिए एक चीज बता के जा रहा हूं। मैंने जब, याद होगा जब मैं पेपर सॉल्व करा रहा था, कौन कौन था उस क्लास में? तुम लोग तो देखते नहीं हो। मैंने हाथ जोड़े थे कि हाथ जोड़ रहा हूं, इतनी इंग्लिश जरूर सीख लेना कि क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लो। ऐसे हाथ जोड़े थे मैंने। मैं खुद जो है टीचर होने के बावजूद हिंदी ट्रांसलेशन उसका नहीं पढ़ सकता था। इतना वाहियात ट्रांसलेशन कर रहे हैं कि तुम्हें अगर आता भी होगा ना तो क्वेश्चन गलत करके आओगे गारंटी के साथ। ऐसे शब्दों का प्रयोग हम आज के डेट में नहीं करते हैं। और क्या ट्रांसलेशन था, मतलब लॉजिक नाम की कोई चीज ही नहीं हो रही थी। तो हिंदी माध्यम वालों से मेरा एक निवेदन है, अगर आप चाहते रुदाली रुदन ना करें और आप ये चाहते कि आप यूपीएससी क्रैक कर सके, बाद में कहा हिंदी मीडियम का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? भाई साहब अब जब यूपीएससी का सपना देखा है तो बेसिक इंग्लिश सीख लो एनी हाउ। इंग्लिश क्वेश्चन पढ़ने की आदत डाल लो एनी हाउ। भले चाहे तुम पेपर हिंदी में लिख के आओ, कोई बात नहीं है। मेंस तो तब लिखोगे ना जब प्री निकलेगा। क्या अनुवाद कर रहे हैं भाई, ये इतना शानदार अनुवाद कर रहे हैं कि तुम्हें क्या बताएं। ये वर्ड ही यूज नहीं हो रहे हैं कहीं, हैं? क्या चीज? वही कह रहा हूं, मतलब अब हम वो हिंदी यूज ही नहीं करते। वो 1964-65 की हिंदी है जो कभी संस्कृत के साथ जोड़ी जाती थी। कौन करता है आज की डेट में इस तरह की हिंदी यूज? आप करते हो? किसी को लिखेंगे संगठितो? कंप्यूटर को कंप्यूटर ही बोल रहा है ना, कोई भी चाहे हिंदी माध्यम का हो। संगठित कौन वर्ड यूज करता है? कोई नहीं यूज करता है। और वो यार वो कार्बन वाला जो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था हिंदी में, हालत खराब हो गई मेरी, और गलत ट्रांसलेशन था वो। तो जब आप गलत ट्रांसलेशन पढ़ोगे तो ऑब्वियस ही बात है आप आंसर सही नहीं दे पाओगे। सो आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। वैसे भी इंग्लिश कंपलसरी का पेपर आपको देना है। तो अगर आप में से कोई डर रहा है कि सर इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा क्या, प्लीज लीव यूपीएससी। वैसे भी हिंदी माध्यम बहुत ज्यादा पीसीएस देने लगा है, आईएएस से हट गया है। तो एक तरह से वो एलीट क्लास की मानसिकता। तो अगर लड़ना है तो भाई साहब ये एक लैंग्वेज है, उसको लैंग्वेज की तरह सीख लो। और वैसे भी न्यूज़पेपर जब पढ़ोगे तो आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 8 कम से कम इस बार के क्वेश्चन डायरेक्टली हिंदू से देखे, मेरे नोट्स में है वो। और कम से कम इतने ही क्वेश्चन मैंने जो है वो इंडियन एक्सप्रेस से देखे। तो भूल जाओ बेटा कि आप जो है दैनिक जागरण या जनसत्ता पढ़ के आप सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, भूल जाओ। तो अगर यूपीएससी में आया तो यूपीएससी के मेथड से तुम्हें काम करना पड़ेगा, अदरवाइज सिस्टम से बाहर हो। बुरी लग सकती मेरी बात, लेकिन ये सच्चाई है। कम से कम मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर को बेस करके कितना पढ़ाया था, नहीं तो शायद इतने क्वेश्चन भी नहीं होते। तुम्हें भी खुद अच्छी तरह से याद है, मैं दिन में 3-3 पेपर लेकर आता था, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक जागरण, तब जाके ये चीजें पूरी होती थी। और कई बार मैंने इसमें ये दिखाया भी था। तो आगे जो तैयारी करनी है वो इसी बेसिस पे तैयारी करनी है। तो अब हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या करेंगे? हैंडल विद केयर। हर सब्जेक्ट का जो भी टीचर है पकड़ लो उसको, तुम्हारा हक है ये। गुरुकुल का एक स्टूडेंट, 0 to हीरो का एक स्टूडेंट जाने नहीं देना है। बोले मेरे को बुकलेट दो, हर सब्जेक्ट का मुझे दो, मैं ना दूं मेरे पीछे पड़ जाओ, ये तुम्हारा राइट है। लेकिन अगर तुम अपने राइट के लिए अवेयर ही नहीं रहोगे तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इतना हक कहीं नहीं दिया जाएगा किसी कोचिंग में। तो ये मैं तुम्हें हक दे रहा हूं कि हैंडल विद केयर। जो लोग 2027-28 में दे रहे हैं
वो हैंडल विद केयर पे अपना पूरा टाइम निकालेंगे। जब हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे मैं आपको जब एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, सर्किल करते जाओ, वो जो बोल्ड वर्ड आपको नोट्स में दिया जा रहा है उसमें बोल्ड वर्ड आते हैं ना, उसको सर्किल करके निकालो, एक जगह उसकी डायरी बनाओ, एक कॉपी बनाओ उसकी, हैंडल विद केयर, कॉपी का नाम रख दो हैंडल विद केयर, अगर तुम अब यूपीएससी का पेपर क्रैक करना चाहते हो तो। और पहली मानसिकता करो, आईएएस की तैयारी करनी है, आईएएस क्रैक करना है। ये बहुत आसान है बोलना, ये उतना ही रियलाइज करना कठिन है। ये ज्यादा से ज्यादा लोग आईएएस की तैयारी करते हुए दिखना चाहते हैं, बुरा मत मानना। आईएएस अगर क्रैक करना है ना तो आपको तरीके बदलने पड़ेंगे, तरीके बदलने पड़ेंगे। कंपटीशन इतना टफ हो चुका है, आपको अंदाजा नहीं है। एक तो कंपटीशन कितने लेवल का है ये भी पता नहीं चल रहा है। जो लोग सेलेक्टेड है उनसे भी कंपटीशन करना है, इस बार एग्जाम दिया उन्होंने, ऊपर से यूपीएससी, एक साल सीसैट, एक साल जीएस, मतलब कहां लेके जाना चाह रहा है, क्या चाह रहा है कि हम लोग एआई के अंदर घुसेड़ लें, तो ये तक नहीं समझ में आ रहा कि कितना करें। उसने कहा ठीक है बेटा, तुम्हारे पास जितनी इंफॉर्मेशन है कर लो, आंसर करके दिखाओ। अब वहां पे जो सारे के सारे इस बार मैक्सिमम जो हमारे आंसर थे वो सब रीजनिंग बेस्ड थे। मतलब तुम्हें आंसर आता भी होगा तो भी लास्ट में दे दिया कि भाई पहला दूसरा सही है, एकदम सही है भाई, कथन 2 और 3 सही है, बिल्कुल सही है, कोई लॉजिक, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही थी उसमें, हाँ बिल्कुल सही है। बट कह रहा है कि पहला और दूसरा तीसरे की सही व्याख्या है। ओरे यार, यानी पूरे टाइम तुम्हें अपने ब्रेन पे काम करना पड़ेगा, रीजनिंग पे काम करना पड़ेगा। तो एक और चीज लिख लो इस क्वेश्चन से जो मैंने देखा, मतलब मैं और टीम पढ़ रही थी, हम लोगों को बार बार से स्टेटमेंट पढ़ना पड़ रहा था। मैं सोचा कि हम लोग घर पे बैठे 4 घंटा लग गया पेपर सॉल्व होने में, और जो बच्चा वहां प्रेशर में बैठा होगा उसकी क्या हालत हो रही होगी। वो तो लिटरली उसकी आंख में आंसू आ गए होंगे कि करें क्या इस पेपर का हम लोग। रीजन ये था कि वो बार बार सेंटेंस पढ़ के उसको अरेंज करना पड़ रहा था। पहले में लिखा है कि स्टेटमेंट दूसरा और तीसरा सही है और ये पहले की सही व्याख्या है। स्टेटमेंट पहला दूसरा सही है लेकिन ये तीसरे की सही व्याख्या नहीं करता है। कंबख्तों ने ये भी तक पूछ लिया, मतलब करता है तो कहना आसान है, नहीं करता है ये कहना बड़ा कठिन हो जाता है। फिर तीसरा पूछ रहा है कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है और ये दूसरे की सही व्याख्या है। पहला और तीसरा सही है लेकिन ये तीसरे की सही व्याख्या नहीं है। अब आप सोचो कि मेमोरी के अंदर कितना रखना पड़ रहा होगा और कितने प्रेशर में हाथ पैर कांप रहे होंगे। प्रेशर का अंदाजा लगाओ, दिमाग ने आधा काम करना बंद कर दिया होगा। इसीलिए एक शेड्यूल में एक चीज और डाल लो, मेडिटेशन से तो हम आगे बढ़ते हैं, मेडिटेशन एंड ब्रेन एक्सरसाइज, ये लिख लो, स्पेशली बता रहा हूं तुम्हें। ब्रेन एक्सरसाइज, रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो, यानी आपको एक एक स्टेटमेंट ना सिर्फ पढ़ना है, आपको याद करना है। ब्रेन के अंदर वो होना चाहिए, ब्रेन एक्सरसाइज मेमोरी के लिए। इसको भाई साहब कैसे भी 15-20 मिनट टाइम दो, 15 to 20 मिनट्स। ये मेरे कहने पे, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, 5 लोगों के बीच में बैठ के कह रहा हूं कि कितनी मुश्किल हो रही थी, बार बार हमें स्टेटमेंट पढ़ना पड़ रहा था। हमारे पास तो लग्जरी थी कि हम 4 घंटे में सॉल्व करके थे, लेकिन जो बच्चा वहां बैठा है जिसके पास 1 घंटा 40 मिनट का टाइम मिल रहा है, उसकी हालत सोचो क्या होगी। और ये तुम सोचो कि तुम बच जाओगे, नहीं बचोगे, तुम्हारा भी आज नहीं तो कल वक्त आएगा। तो ये प्रॉब्लम आएगी। मैंने वहां पे जो रियलाइज किया और मेरे मुंह से यही निकला कि यार जिसकी रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होगी, जिसकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होगी, जिसका ब्रेन जो है इतना इंफॉर्मेशन कैच कर पाएगा, यानी उसको जो है होल्ड कर पाएगा, वही सवालों का जवाब दे पाएगा। नहीं तो उसको बार बार स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, बार बार स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, टाइम किल हो जाएगा, पेपर के 100 क्वेश्चन तक नहीं पहुंचेगा वो। और इस बार बहुत लोग 100 क्वेश्चन तक नहीं पहुंचे, ऐसी हालत हो गई, पूरा पेपर नहीं पढ़ पाए। वो बार बार पढ़ते उनको दिमाग से निकल जा रहा था क्या लिख रहा है। नहीं, 1 और 2 सही है और तीसरे की व्याख्या नहीं है, फिर 1 और 2 सही है, तीसरे की व्याख्या है। तो बार बार वो फिर एक उन्होंने इतनी चालाकी दिखाई थी, रोमन अंकों का यूज किया था। तुम्हें याद है, तुमने देखा वहां पे रोमन अंक का इस्तेमाल किया। अच्छा, हम लोग अंकों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, मतलब उन्होंने इस बार ना जिसने भी पेपर बनाया है उसने एकदम कसम खा ली, उसको नफरत हो गया था स्टूडेंट से कि प्रेशर को तो मार के खत्म कर देना है। हम लोग क्लास में जब कोई भी हम डिजिट पढ़ते तो 1 और 2 ऐसे करते ना, हमारी आंखों को क्या देखने की आदत है, 1 2 3। और उन्होंने ऑप्शन में कैसे लिखा था, ऐसे देखो, ओनली 1। हम इस तरह से डिजिट्स नहीं पढ़ते ना, तुम लोगों को लग रहा होगा ये इत्तेफाक है। उन्होंने पूरा गेम खेला था कि जो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, जो एकेडमिकली बहुत साउंड है,
जिसने सालों तक मेहनत की है वही इस सिस्टम के अंदर आएगा। लिखा एनी 3, ऐसे लिखा। अच्छा, ऊपर उन्होंने डिजिट्स में दिया, ऑप्शन में उन्होंने वर्ड्स यूज किए, कथन कारण में उन्होंने रोमन अंकों का प्रयोग किया, और हमारी क्लासेस में हमें डिजिट्स में सिखाया जाता है। तुम साजिश समझो इस बात की, ये एनालिसिस तुम्हें कोई नहीं करके देगा, ये साजिश समझो। मैं तुम्हें चैलेंज बता रहा हूं कि कितना गंदा चैलेंज है। ये लास्ट ईयर से शुरू कर दिया था उन्होंने। हम क्या रोमन अंकों का प्रयोग करते हैं अपनी पढ़ाई में, लेकिन एग्जाम में था ना, क्योंकि जैसे ही तुम उस सरसरी निगाह से उसको पढ़ने की कोशिश करोगे, ये रोमन अंक तुम्हारे दिमाग में इंप्रिंट नहीं होंगे। तो तुम अगर ये पेपर आज मेरे कहने से आधा एक घंटा बैठना, इन क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ना, तुम देखोगे तुम्हारी मेमोरी में फंसेगा नहीं वो, क्योंकि हमारी मेमोरी में ये डिजिट्स फंसे हुए हैं, ये नहीं है। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? यहां ऊपर दिया हुआ है 1 2 3 4, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 कथन दिए हुए हैं, लेकिन जब आंसर की बात कर रहा है तो उसको सेंटेंस में कह रहा है। केवल 1 को 1 नहीं लिख रहा है, इस तरह से नहीं लिख रहा है। कैसे लिख रहा है? इस तरह से लिख रहा है। यानी अब क्या करें, इसको बोलते हैं रिग्रेशन, इसको रिग्रेशन बोलते हैं। अब आपका दिमाग क्या करेगा, अगर फोकस नहीं है तो पहले आपका दिमाग इंग्लिश में पढ़ेगा, इंग्लिश में या हिंदी में पढ़ के उसको डिजिट में कन्वर्ट करेगा, यानी स्लो हो जाओगे आप स्लो हो जाओगे। और ऐसी कंडीशन में अगर आप ट्रैंक्विल नहीं हो, शांत नहीं हो, तो आप इसका अंदाजा ही नहीं लगा पाओगे लिखा गया एनी 3। ऐसा क्यों कर रहा है वो? एनी 3 को ऐसे भी तो लिख सकता था, नहीं लिखा उसने। अब आपको लग रहा होगा इत्तेफाक है, इत्तेफाक नहीं है। वो बार बार आपको हर लाइन में चैलेंज कर रहा है कि भाई साहब रटे रटाए पैटर्न से काम नहीं कर रहा, फोकस फोकस। रोमन का यूज किया उसने, डिजिट्स का यूज किया उसने, इंग्लिश का यूज, हिंदी सेंटेंस का यूज किया। ये इत्तेफाक है तुम्हें लग रहा है? ये इत्तेफाक नहीं है, सोची समझी प्लानिंग है। और इसी में आप जरा से भी सावधानी हटी, ये निकल जाएगा। आप खुद करके देखो, आप रोमन अंकों को कभी, आप ये सेंटेंस पढ़ना, हम पढ़ रहे थे हमें दिक्कत हो रही थी। 1 और 2, अच्छा 2 डंडे ऐसे खींच दिए, 3 डंडा खींच दिया। हमारी आदत में तो 1 2 और 3 अलग है। बार बार पढ़ के वो बार बार स्टेटमेंट हमें वापस जाना पड़ रहा था। यार ये कहना क्या चाह रहा है? फिर से वो स्टेटमेंट पढ़ के, फिर जैसे वो पूछ रहा है कि इसकी सही व्याख्या नहीं है, तो हमें सही व्याख्या है इसको भी अंदाजा लगाना था। फिर अरे यार इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। यानी एक एक क्वेश्चन में इतना टाइम लग रहा था कि आपको क्या बताऊं मैं। बाद में मुझे लगा कि 83 भी मैंने ज्यादा कट ऑफ बोल दिया, ये उस लायक भी पेपर नहीं है। इतना खतरनाक पेपर जो बन गया है। तो ये जो चीजें होती हैं ये इत्तेफाक नहीं है, ये रीजनिंग कैपेबिलिटी, ये ब्रेन के फंक्शन को चेक करने के लिए बनाया जाता है। जब आप ब्रेन मेमोरी ट्रेनिंग के साथ जुड़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये ब्रेन फंक्शन को चेक करने का नाम होता है। मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको इसका अंदाजा वहां से पता जाएगा। टॉम वुजैक का मेथड है ये, ठीक है। डिजिट्स को अल्फाबेट में, अल्फाबेट को डिजिट्स में कन्वर्ट करने का नाम होता है वो। तो मैं इसको ब्रेन के पावर को बढ़ाने के लिए चैलेंजेस यूज किए जाते हैं, मैंने कई बार क्लास में सिखाया भी है इससे पहले के बैच में। तो ये इत्तेफाक नहीं है, ये बहुत सोची समझी जो है वो आपके लिए डिफिकल्टी लेवल बना दिया कि स्टूडेंट को अगर इंफॉर्मेशन याद भी है और वो रीजनिंग का यूज नहीं कर पा रहा, लास्ट में गलत कर जाएगा। सब कुछ ठीक है, लास्ट में उसका एक्सीडेंट होना तय है, ठीक है। जैसे 99 पे सांप रख देते थे ना कि 98 तक सही है, उसी पार एक आ जाता था, या ऐसा नंबर आता था 99 पे सांप काट लेता है, नीचे जाके वो 9 पे फेंक देता है। बिल्कुल सांप सीढ़ी खेल गए वो लोग, ठीक है। जल्दी जल्दी सीढ़ी मिलती रही, देखो जल्दी जल्दी पकड़ के ऊपर पहुंचे और 99 पे सांप ने काटा, सीधे नीचे लाके खड़ा कर दिया। खेला है कि नहीं खेला है? बस यही गेम है ये, कि आपको आंसर पता हो, जल्दबाजी में आप ध्यान नहीं दे पाए। सो ये आप इसको लिख लीजिए, इसको खूबसूरत तरीके से इसको लिखिए। अब आपको इस पे टाइम देना पड़ेगा, वही बताऊंगा कि आपको रीजनिंग कैसे अपना फोकस करना है, अपना ब्रेन एक्सरसाइज कैसे करना है। नहीं कर पाओगे तो फिर होल्ड नहीं कर पाओगे उस आंसर को, ठीक है। तो आज से जो चीजें मैंने बताई हैं, कितने कितने लोग इसको फॉलो करेंगे? HWC इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। वो बुकलेट लाके देना जरा। जो चीजें मैंने बता दी, अगर वाकई में आप लोग सेलेक्ट होना चाहते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहा कि मेक इट अ हैबिट, ट्राई टू मेक योर ओन कैरेक्टर ऑफ IAS ऑफिसर एंड IPS ऑफिसर, फील लाइक दैट। अगर आपका पहला घंटा इस चिंतन में नहीं जा रहा है, चाहे आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, ऐप के थ्रू पढ़िए, कैसे भी, पहला आपका थॉट होना चाहिए मेरी देश दुनिया में क्या चल रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, पॉलिटी में क्या चल रहा है, साइंस में क्या चल रहा है। अगर तुम्हारे अंदर ये कैरेक्टर कुछ महीनों में डेवलप भी हो गया
तो आप ये समझना कि नोबडी कोई भी आपको रोकने के लिए अब तैयार नहीं है। अब आप आराम से निकल जाओगे। पहली चीज, पेपर का वेटेज आप देखो, आप जाके खुद चेक करो कि हो सकता है उजांग सर फर्जी कुछ बात कर रहे हैं, जाके चेक करो। सेकेंड चीज मैंने बताया, गो थ्रू क्वेश्चन, यानी जो RFR है वो मेरी तरफ से बेस्ट गिफ्ट है आपके लिए, और आप जाके चेक करो इससे कितने क्वेश्चन फंसे हैं। RFR जितने क्वेश्चन, और क्वेश्चन करने के बाद जो गलत हो रहा है उसको सुपर नोट्स में डालना। सुपर नोट्स का आपको मास्टर बनना पड़ेगा। हाउ टू थिंक मैंने आपको एक चार्ट दिया हुआ है, दिया है ना, ठीक। इसके बाद गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के पास एकदम चिपक के बैठ जाओ। अब जैसे इस बार गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में हम ये 3 नए डॉक्यूमेंट्स, योजना कुरुक्षेत्र और साइंस रिपोर्टर ऐड करेंगे। ये मैगजीन आपको मंगानी है, ठीक है। ये 20, 20, 40, 30, 70 रुपए का खर्चा है, इतना तो कर ही सकते हो। ये केवल इंग्लिश में आती है, दोनों हिंदी में आती है, केवल इंग्लिश में। इसीलिए तो कह रहा हूं बाबू, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। अब कुछ लोग विज्ञान प्रगति खरीद लेते हैं, विज्ञान प्रगति 10th लेवल की है, ये 12th लेवल की है, ये बात याद रखना। अगली चीज, जितने लोग 2 साल या 3 साल बाद एग्जाम देने जा रहे हैं, SWC, NCERT से SWC, तो गजोधर की कहानियों से मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। जो गजोधर की कहानियां मैं पढ़ा रहा हूं वो क्या है, SWC ही तो है। वो क्वेश्चन को पूछ रहा है ना, सर प्रोडक्शन क्या होता है, सर गांव कैसा होता है, सर गांव में क्या होता है, हाई यील्ड वैरायटी किसे कहते हैं, सर खेती कितने तरह की होती है। तो जो गजोधर की स्टोरी के थ्रू मैं NCERT पढ़ा रहा हूं या पढ़ाऊंगा आगे, वो क्या है, वो SWC ही है। मैंने SWC को कहानियों में पिरो दिया क्योंकि हमें कहानियां याद रहती हैं। तो मेक दैट कैरेक्टर, वो वर्ड निकालते रहो। पता है ना कि गांव में प्रोडक्शन के कितने तरीके होते हैं, 4 बताया था, बस वो ही तुम्हारा क्या है, वही SWC है। तो SWC की क्लासेस में अभी ये 200 वर्ड पूरे पढ़ाऊंगा, है ना। ये 200 वर्ड पूरे मैं करवाऊंगा। 40 तक करा दिए थे, यूट्यूब पे था, वो नहीं देखा दोबारा क्लास देखो। इसके हिंदी के नोट्स भी दे दिए थे, इंग्लिश में भी दे दिया था, 40 तक करा दिया था। आगे भी अपलोड हो गया है, ठीक है। इसके बाद आगे का मैं ये इस बार का क्वेश्चन है, याद आ रहा है, टर्म नंबर 25 सामने देखो, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये इस बार का। अब इससे ज्यादा प्रमाणिक संस्थान क्या मिलेगा यार, सामने सामने दिखा रहे हैं, यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है। तो हमें इस तरह से तैयारी करनी है। लेकिन आपको सुबह जो मैं क्लास ले रहा हूं 99 रुपीज की, मेक श्योर कि 1 महीने तक उसके साथ जरूर रहो। ये तुम्हें इतनी हेल्प करने जा रहा है, अगर ये नहीं कर सकते तो फिर बहुत दिक्कत में हो, बहुत दिक्कत में हो। और पूरी बुकलेट दूंगा, लेकिन वो बुकलेट तुम्हें कैसे कवर करनी है, क्या करना है, हेल्थ का क्या ध्यान, डाइट चार्ट, अभी मैं ध्यान यंत्र उसमें देने जा रहा हूं। प्रिंट निकाल के एक जगह जहां दीवार पे हो बताऊंगा कैसे यूज करना है, जहां पे आप सिटिंग पोजीशन में आपकी आंख के बराबर आ जाए वो। उस ध्यान यंत्र, उसको त्राटक बोलते हैं। हम जनरली जब आंख बंद करते हैं तो हमारा ध्यान भटकता है, तो एक बाह्य विधि होती है। जिन लोगों को बहुत ध्यान लगाने की आदत नहीं है उनके लिए एक बाह्य विधि होती है कि आप उस बिंदु पर देख के अपने दिमाग को फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें कुछ ऐसा साइंटिफिक मेथड है कि आपके ब्रेन को एक जगह लेकर आएगा, आपके बीटा ब्रेन वेव्स को अल्फा में कन्वर्ट कर देगा। सो ये सब कुछ मैं उसमें सिखाऊंगा। बस अब आपको जो आज मैंने कैलेंडर बताया है, प्लीज आप अपने टाइम के हिसाब से उस कैलेंडर को भरना शुरू करो पेंसिल से। कोई डाउट हो मेरे पास लेकर आओ कि सर मैंने ये भरा है, मेरी ये एक्टिविटी मुझे कवर करनी है। उसमें जो मैंने आज चार्ट बताया था कि इतने समय में ऑप्शनल करना है, आप उसमें लिखो कि ऑप्शनल के लिए मुझे कब समय देना है। कोई डाउट आ रहा है, सर आंसर राइटिंग, जैसे मैंने बताया कि 20 से 40 क्वेश्चन, 40 उनके लिए जिनको 2026 में देना है और 20 उनके लिए जिनको 2027-28 में देना है। तो ये डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने चाहिए। दीज आर नोन एज हैबिट्स। जिम रॉन कहते हैं कि हम हैबिट्स को पहले बनाते हैं और हैबिट्स फिर बाद में हमें बनाती हैं। तो मेक योर हैबिट। ये जो मैंने आपको बताया कोई टाइम टेबल नहीं है, ये टास्क है, ये टास्क है। और ये देखो इस तरह की, जैसे बहुत जब काम बढ़ जाता है अब अगले लेवल के इनोवेशन के लिए, तो क्या होना पड़ता है, आप ऐसे डायरी छोटी सी रख लो, वही बिना ऐसे बात कर, टास्क मैनेजमेंट, इसमें डू लिस्ट नहीं है, टास्क लिखा है, जितने टास्क पूरे हो जाए लिखते जाओ। ये देखो तुम्हारे सामने है, तो ये टास्क लिख लो, आज का मेरा टास्क कितना है, कल किस में कौन सा काम पूरा नहीं हुआ उसको नेक्स्ट डे शिफ्ट कर रहे हैं। तो आप टास्क को पूरा करने के लिए इस तरह की एक छोटी सी डायरी रख लो। मैं रख सकता हूं, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो ये डायरी रखो ताकि तुम्हें याद रहे कि मुझे दिन भर में कितने काम करने हैं। ये 10 रुपए 20 रुपए की चीज होती है, बट इट विल हेल्प यू लॉट, क्योंकि अब इतना काम मेरे ऊपर बढ़ चुका है, मेंस का भी करना है, तुम लोगों के लिए इनोवेशन लेकर आना है। ये अभी इंडियन सोसाइटी की 1:30 बजे क्लास है, ये भी आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ऑनलाइन के बच्चों को भी मिल जाएगी। इस तरह के 5 सेट्स हैं ये, ठीक है। ये भी पहला सेट मैं आपको देने जा रहा हूं। तो आज हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे और इसमें मैंने हर टॉपिक से रिलेटेड 5-5 क्वेश्चन आंसर पूरा डेवलप कर दिया है, ठीक है। 5-5 क्वेश्चन, यानी एक डायमेंशन में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड इट विल हेल्प यू, जो भी हम पढ़ेंगे बिल्कुल फिक्स टाइम में पढ़ेंगे,
ऐसा पढ़ेंगे कि फिर इसके बाहर क्वेश्चन हमारा नहीं जाना चाहिए। तो अब ये थोड़ी देर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये ले लेना मेरे से, और 1:30 बजे हम लोग इंडियन सोसाइटी में जोड़ेंगे, ठीक है? डन। हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू करते हैं हम लोग। यहां चार्ट ये बन जाएगा। सुबह यहां जितना मैं सिखा रहा हूं ये अपने लिए तैयार कर लो कि मुझे कैसे, आज मैंने बताया ना 2 पार्ट में कैसे तोड़ना है, एनसीईआरटी कितने दिन पढ़ना है, सब्जेक्ट कितने दिन पढ़ना है, उसको एकदम अपने कमरे की एक दीवार उस कैलेंडर को बना के टांग दो, या उसको स्पाइरल करके रख लो, टिक मारते जाओ। कभी भी तुम्हें टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तुम्हें पता होगा आज से 100 दिन बाद क्या कर रहे होगे, 200 दिन बाद क्या कर रहे होगे, कहां पहुंच रहे, नहीं पहुंच रहे हो तो गियर, मैंने आज सुबह सिखाया ना कि छुट्टियां कैलकुलेट कर लो। अच्छा आज यहां नहीं हो पा रहा, इस दिन मुझे करना है, क्योंकि जिसने टाइम मैनेज कर लिया फिर तो हम कंटेंट में बैठे हुए हैं यार, क्वेश्चन बन के तैयार हो गए हैं, थोड़े बहुत और इनोवेशन करने हैं, सिलेक्शन वाली क्लास है। प्रॉब्लम तो तुम्हें बार बार एक ही आ रही हो कि पढ़े कब, ये पढ़ रहे हैं तो ये छूट रहा है, ये पढ़ रहे हैं तो ये छूट रहा है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग क्या ओवर थिंकिंग का मास्टर है। तुम्हारा दिमाग बचपन से ट्रेन किया आपने ओवर थिंकिंग करने के लिए, वो काम कम करता है, सोचता ज्यादा है कम वक्त। और इसी ओवर थिंकिंग से बचाने के लिए सारा मेथड है कि सोचना ही क्यों, जब मुझे सुबह उठना, मेरी डायरी में लिखा हुआ है कि आज मुझे ये 5 टॉपिक कवर करने हैं। जैसे इंडियन सोसाइटी में आज बता दूंगा कि आज भैया हमें ये 5 टॉपिक कवर करने, खत्म। आराम से जाके मस्त होके सोना है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? तो जो लोग इसके साथ नहीं जुड़े वो इसके साथ जुड़ जाएं पहले। और जो लोग प्लीज क्लास नहीं देख रहे हैं, आप लोग क्या करना चाह रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मैं डांटूंगा नहीं, ठीक है? डांटूंगा नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी। लास्ट टाइम मैं बोलकर गया था कि अगर आप चाहते कि मैं प्रेरित होकर पढ़ाऊं और रेगुलर क्लास में आपके आऊं, तो ये आपको तय करना पड़ेगा, क्लास भी उसी हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है? एक छोटी सी बात जाते जाते कह दूंगा, जब कोई टीचर इस लेवल का इनोवेशन करता है तो इसका वो इनोवेशन इसलिए करता है क्योंकि बने बनाए पैटर्न है, मार्केट में नोट्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि लोग एक दूसरे के नोट्स कॉपी करके पढ़ा देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मार्केट में उस सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन भी नहीं है, पैसा मिल रहा पढ़ा के चला जाता है, किसी दूसरे के नोट्स निकाले और पढ़ा दिया, क्या लिखा है उसको ज्यादा पता भी नहीं होता, कब का डाटा है उसमें ये भी नहीं पता होता है। जब कोई टीचर इस स्तर का इनोवेशन करता है तो इसका मतलब है कि वो अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट है। और जब कोई व्यक्ति अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट होता है, दीवाना होता है, तो एक तो अच्छी बात है कि वो आपको सब कुछ दे सकता है। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, उसको भी अपने अच्छे स्टूडेंट की जरूरत होती है। मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं, आप याद रखिएगा। हमारे ही देश के वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर सर, सीवी रमन सर के भतीजे। तो ये अमेरिका में गए और वहां पर जो है वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, वहां की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, और बहुत प्रख्यात वैज्ञानिक, आगे चलकर इनको नोबेल प्राइज मिला। और ये बिल्कुल सच्ची घटना है। तो ये वहां पे प्रोफेसर थे फिजिक्स के और रिसर्च भी करते थे, लेकिन ये वहां से हर वीकेंड पे 80 किलोमीटर दूर जाते थे एक क्लास को पढ़ाने। उस क्लास में केवल 2 स्टूडेंट थे। अब लोगों ने पूछा कि आप इतने बड़े वैज्ञानिक है, पैसे की आपको कोई कमी नहीं है, आप 80 किलोमीटर ट्रैवलिंग करके जाते हैं, शिकागो यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं और वहां सिर्फ 2 स्टूडेंट की क्लास पढ़ाते, सिर्फ 2 स्टूडेंट। चंद्रशेखर सर अपने आप में बहुत लीजेंडरी व्यक्ति थे, आगे चलकर उनको नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने कहा यार ये स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, मैं रोक नहीं पाता खुद को, और मुझे इनमें पता नहीं क्यों लगता है फिजिक्स का भविष्य है। वो दोनों स्टूडेंट चाइनीज थे, चाइनीज मूल के थे, और आगे चलकर कुछ दिन बाद उन दोनों को नोबेल प्राइज मिला। उस क्लास में अभी तक माना जाता है कि इकलौती ऐसी, विश्व की इकलौती ऐसी क्लास जहां में सिर्फ 3 लोग थे और तीनों को नोबेल प्राइज, प्रोफेसर को और उनके दोनों स्टूडेंट को। ये सच्ची घटना, पढ़ लेना। उस क्लास में केवल 3 लोग थे और तीनों को नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स का। तो ये उनका जो पैशन था, एक अच्छा जो पैशनेट टीचर होता है ना, वो अपने स्टूडेंट के लिए, अच्छे स्टूडेंट के लिए कहीं भी पहुंच जाता है। लेकिन क्वेश्चन क्या था, पैसे की कोई कमी नहीं थी चंद्रशेखर सर के पास। वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, बहुत अच्छा पैसा मिल रहा था, रिसर्च का पैसा आ रहा था, लेकिन 80-80 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करके अपने वीकेंड में आराम कर सकते थे, सिर्फ 2 स्टूडेंट पढ़ाने जाते थे। पैसे का कोई लालच नहीं था। बस उन्होंने कहा इसका मतलब एक सीख है, बड़े ध्यान से, कि आप चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, अगर आप अपने टीचर को प्रेरित करते हो कि सर आप हमारे लिए समय निकालिए, तो टीचर हमेशा समय निकालता है। एक अच्छा टीचर अच्छा स्टूडेंट तैयार करता है, लेकिन मैंने पहले भी कहा एक अच्छी क्लास एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है, तो सबका भला हो जाता है। तो अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे, आप टीचर की पढ़ाई की चीजों को नहीं पढ़ोगे, तो फिर मेरा भी मन क्या हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा कि भाई ऑनलाइन में बच्चे ने ये रिसर्च करके दे दी कि सर देखिए आपकी क्लास से कितने क्वेश्चन भर दिया इसने यार,
यहां तो लगाने की जगह भी नहीं होगी, भर दिया इसने, निकाल निकाल के भर दिया इसने। लेकिन सवाल है कि आप क्यों नहीं? क्या आप नहीं थे क्लास में? क्या आपने सिलेक्शन वाली क्लास नहीं की थी? क्या आपको नहीं याद आ रहा कि मैंने क्लास AQI से, एयर क्वालिटी इंडेक्स से शुरू की थी? चौथी क्लास में मैंने रेन जो है वो आपको होमवर्क दिया था, शेड्यूल 6 पढ़ाया था, शेड्यूल 7 पढ़ाया था, सब कुछ पढ़ाया था। आपको क्यों नहीं याद है? आपने क्यों नहीं किया? मेरे मन में क्या भावना आएगी? मेरे मन में आएगी कि ये लोग डॉर्मेंट हैं, ये सुप्त है, इनको ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं। तो यहां जिम्मेदारी आपकी बन जाती है। सुबह उठ के मैं क्लास ले रहा हूं और आप में से इतने लोगों ने कहा कि सुबह की क्लास मैंने नहीं देखी, तो मेरे मन पे क्या प्रभाव होगा कि मैं अपने बच्चे के लिए सारा कंटेंट बना चुका हूं, ये सारे कंटेंट मेरे पास रेडी हैं। तो सवाल ये है कि उसको पढ़ने के लिए टाइम चाहिए ना, वो परेशान है कि सर ये पढ़ें या वो पढ़ें। तो एक टीचर बिना आपसे पूछे आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन करो और आप उसकी क्लास में भी नहीं हो, तो आपके प्रति मेरी इमेज कैसी बनेगी कि ये क्लास जो है इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने करियर को लेकर जो है बहुत जागरूक नहीं है। मुझे क्या जरूरत थी आपको गुरुकुल मेडिटेशन के सेंटर ले जाने की? मैं अकेले भी तो जा सकता था। आपको बुला के लेकर गया ना, क्यों लेकर गया? क्योंकि आप लाभान्वित हो, उन लोगों से मिलवाया, उनके साथ आप बैठे, आपने मेडिटेशन किया 2 घंटे। कई लोग नहीं आए, लेकिन जिन्होंने किया उनकी लाइफ में एक चेंज आया कि हाँ उनको बहुत ट्रैंक्विलिटी, बहुत शांति मिली। तो ये सारी चीजें शायद आज की डेट में कोचिंग इंडस्ट्री में कहीं नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। तो मैं, आपकी अब जिम्मेदारी है आगे वाले समय। मैं यहां स्मार्ट बोर्ड पे भी पढ़ा सकता हूं, मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां आ भी सकता हूं, लेकिन ये आप दोष नहीं देंगे इसको। आप जिस तरह से बिहेव करेंगे मैं उसी तरह से रिप्लाई करूंगा। नाउ इट्स अप टू यू। तो चलिए जीरो टू हीरो का सफर शुरू करते हैं हम लोग। तो SWC के साथ हम लोग जुड़े रहेंगे। तो आज अभी 1:30 बजे हम लोग मिलेंगे इंडियन सोसाइटी की क्लास में। और ज्योग्राफी ऑप्शनल जिसका जिसका है, आज ज्योग्राफी ऑप्शनल में हम लोग एक सेगमेंट तैयार करेंगे। ज्योग्राफी ऑप्शनल में आज 1 हफ्ते तक मैं PYQ कराऊंगा, ठीक है? तो जिसका जिसका ऑप्शनल डिसाइड करने में दिक्कत है वो भी जुड़ सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है? तो ये हम लोग का जो है सेगमेंट आज चलेगा। थैंक यू।